हेलो क्लास। चलिए क्लास शुरू करें। हमने कल कहाँ तक पढ़ लिया था सीपीसी में? हमने पढ़ लिया था 26 रेड विद ऑर्डर 4, है ना। तो इसमें हमने पढ़ लिया था कि आप प्लेइंट फाइल करोगे तो आपका सूट डिस्ट्रीब्यूट होता है और डुप्लीकेट में देना पड़ेगा, और 6 और 7 के रूल्स आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे। ऑर्डर 6 ऑर्डर 7 के रूल आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। ये हमने कल यहां तक पढ़ लिया 26 तक। अब देखो 27, 28, 29, 27, 28, 29 तीनों एक जैसे सेक्शन है। तीनों कह रहे हैं कि सम्मन इशू करना है। अब आपने केस फाइल कर दिया जी 26 में, तो अब क्या करना है? सम्मन इशू करना है डिफेंडेंट को। 27 कह रहा है कि जो आपका लोकल जुडिक्शन में डिफेंडेंट है उसको। 28 कह रहा है स्टेट के बाहर दूसरे स्टेट में है। 29 कह रहा है कि देश से बाहर है, फॉरेन में है अगर, ठीक है ना। 3 उसमें बता रहा है कि अलग अलग स्थिति में कौन कहां कहां होगा तो हम फाइल करेंगे, ठीक है। चलो जी, अब देखो 27 तो बहुत सिंपल सी बात क्या बता रहा है? कह रहा है कि व्हेन सूट हैज बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, तो 26 ऑर्डर 4 को कंप्लाई करके जो आपने सूट फाइल कर दिया, अ सम्मन में बी इशूड टू द डिफेंडेंट टू अपीयर and answer the claim and may be served in a manner prescribed on such day not beyond 30 days from the date of distribution of a suit। तो आपको क्या करना है? 30 दिन का समय है। 30 दिन का समय है कि आप जिस दिन इंस्टीट्यूट शुरू हुआ उसके 30 दिन के अंदर सम्मन आप सर्विस के लिए भेज दें। नोटिस आप उसे सम्मन, नोटिस बोलते हैं, सम्मन बोल लो आप, सम्मन इशू करते हैं 30 दिन के अंदर। ये 27 है लोकल डिफेंडेंट। 27 से आपको वैसे 30 दिन वाला कॉन्सेप्ट भी पूछता नहीं है। 27 से नॉर्मली पूछता है कि डिफेंडेंट अगर लोकल जुडिक्शन में, यहाँ तो कोई जुडिक्शन में लिखा नहीं है, मगर क्योंकि स्टेट ऑफ फॉरेन वाला बाहर लिखा हुआ है तो इसलिए आप ये मान लो कि 27 में लोकल जुडिक्शन वाले डिफेंडेंट की बात कर। तो 27 में सिंपल कह रहा है कि एक बार आपका इंस्टीट्यूट हो गया सूट तो आप 27 में जाइए, आप उसमें सम्मन फाइल करो, सम्मन कर दो आप, है ना। चलो जी, इशू करवा दो सम्मन। उसके बाद 28 क्या कह रहा है? 28 कह रहा है कि स्टेट के बाहर दूसरे स्टेट में, मान लो यूके का कोई मैटर, कहीं यूके वाली स्टेट में कोई सिविल मैटर है, सम्मन जिसे इशू करना है डिफेंडेंट वो दिल्ली में रहता है। डिफेंडेंट कहाँ रहता है? दिल्ली में रहता है। इसको अगर इशू करना है तो जो 28 में मेन इंपॉर्टेंट चीजें पूछता है और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी है कि किसके रूल लगेंगे। अब देखो सीपीसी क्या है? हैंडमेड लॉ है। सीपीसी हैंडमेड लॉ है। इसके रूल्स में हाईकोर्ट भी अमेंडमेंट कर सकता है। अलग अलग स्टेट है, प्रोसीजर है, तो अलग अलग स्टेट भी उसमें अमेंडमेंट कर लेती हैं। तो क्या है कि यूके के मान लो कुछ रूल्स अलग हो सकते हैं रिगार्डिंग टू प्रोसीजर, आपके सम्मन को सर्विस से लेके। दिल्ली के अपने स्टेट के अलग हो सकते हैं रूल्स, डिफरेंट रूल है, डिफरेंट स्टेट है। तो 28 ये कह रहा है कि जब आप दूसरी स्टेट में सम्मन भेजोगे तो फिर उस स्टेट के रूल फॉलो करना जिस स्टेट में भेजा जा रहा है। तो मान लो यूके और दिल्ली वाले केस में, अब क्योंकि डिफेंडेंट दिल्ली में है तो यहाँ के रूल को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो क्या कर 28 में अ सम्मन में बी सेंड फॉर सर्विस इन अनदर स्टेट फॉर सच कोर्ट एंड इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स इन फोर्स इन दैट स्टेट। तो जो उस स्टेट में चल रहे थे जहां पे भेज रहे हो उसके रूल को फॉलो करना। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अदर स्टेट में अपने रूल फॉलो मत करना, अदर स्टेट में वहां के रूल फॉलो, ठीक है ना जी। ये बात हो गई। चलो जी, ये हो गया 27, 28। 29 क्या कह रहा है कि फॉरेन में भेजना है। नॉर्मली 29 और कुछ नहीं पूछता, यही पूछता है कि फॉरेन में अगर सम्मन भेजना है तो आपको प्रोविजन कहां दिया होगा। तो 29 से ये पूछता है, मगर फिर भी एक बार पढ़ लो आप, है कुछ नहीं वैसे इंपॉर्टेंट अपने पीटी पर्पज से। क्या सम्मन्स एंड अदर प्रोसेस इशूड बाय any civil or revenue code established in any part of India to which the provision of this code do not extend, जहां पर ये इंडिया का कोड नहीं चलता है ना, और सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी से बाहर कोई कोर्ट है तो वहां भेज दिया। तो क्या कह रहा है लास्ट में? कह रहा मे बी सेंड टू द कोर्ट इन द टेरिटरीज
to which this court extend and served as if they were summoned issued by such court. अच्छा, सर्विस ऑफ फॉरेन सम्मन है। देखो हम फॉरेन में भेज ही रहे, फॉरेन से सम्मन हमको आया है, फॉरेन से सम्मन क्या आया, आया है। एक सेकंड को देख लेते हैं। इशूड बाय है ना, इशूड बाय एनी सिविल और रेवेन्यू कोड एस्टेब्लिश्ड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया टू विच दिस प्रोविजन ऑफ दिस कोड डू नॉट एक्सटेंड। हाँ ठीक है ठीक है, सम्मन आया है, ऐसे कोर्ट ने सम्मन इशू कराया जिसपे हमारा सीपीसी अप्लाई नहीं होता है ना, या फिर ऐसे कोर्ट ने इशू किया जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेब्लिश नहीं किया है ना। तो अगर उन्होंने भेजा है और इंडिया में मान लीजिए कि मे बी सेंड टू द कोर्ट्स इन टेरिटरीज टू विच दिस कोड एक्सटेंड एंड सर्व्ड एज इफ दे वर सम्मन इशूड बाय सच कोर्ट। तो मान लीजिए फॉरेन कोर्ट का कोई भेजेगा, अब फॉरेन कोर्ट को, नागालैंड भी फॉरेन कोर्ट को मान रहा है, नागालैंड को भी फॉरेन कोर्ट मान रहा है सपोज करो, क्योंकि सीपीसी नागालैंड में एक्सटेंड नहीं करता ना, अप्लाई नहीं करता, ट्राइबल एरियाज में नहीं करता। मान लो नागालैंड के किसी कोर्ट ने दिल्ली में एक बंदे को भेजा, तो फिर ये कह रहा है कि उसको ऐसे मान लिया जाएगा कि दिल्ली के ही कोर्ट ने इशू किया था उस, ये मान लिया जाएगा कि दिल्ली के कोर्ट है, वही मैनर आपको अप्लाई करना जिस कोर्ट में उसने भेजा है। वो डायरेक्ट तो बंदे को नहीं भेजा, थ्रू कोर्ट भेज रहा है, तो उस कोर्ट का मैनर जहां पर भेजा है उसी का अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, ये चीज आ गई। ठीक, तो वैसे 27-28 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका 28 हो जाता है, जिसमें पूछता है किस स्टेट का रूल चलेगा, तो जिसमें भेज रहे हो उस स्टेट का रूल चलेगा। ठीक है, 27 तो आपका कॉमन है सम्मन, और 29 में आपका फॉरेन आ जाता है। ठीक है ना, ये 27-28-29 पकड़ लो आप एक साथ। उसके बाद देखो 30, 31 और 32 पकड़ लो, 30, 31 और 32 एक साथ पकड़ लो। देखो 30 में क्या कह रहा है, और ये तीनों इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। 30 कह रहा है कि डिस्कवरी वगैरह कुछ मंगाना है कोर्ट को, तो कैसे मंगाएगा। देखो आप सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो अलग बात होगी। द कोर्ट में अगर चाहे तो एट एनी टाइम ईदर ऑफ इट्स ओन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी, तो किसी भी मतलब के मोशन से अपने मन करे उसका, तो इसलिए खुद का मन आ गया, या फिर किसी पार्टी ने एप्लीकेशन लगाई है। पहला क्या कह रहा है, मेक सच ऑर्डर एज मे बी नेसेसरी और रीजनेबल इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द डिलीवरी एंड आंसरिंग ऑफ इंटेरोगेटरीज, द एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड फैक्ट and the discovery, inspection, production, impounding and return of document other material objects producible as evidence। तो कह रहा है मतलब कोर्ट को कुछ भी लग जाए, कुछ भी करवाना हो, ये ले आओ वो ले आओ, है ना, वो सब जो मंगाता है तो उसमें जो सम्मन उम्मन भेजता है ऑर्डर कर देगा उसमें भी कि ऐसा करो, ये सब कोर्ट में लेकर आओ। ये 30 में कह रहा है। और फिर क्या कह रहा है, देखो इशू सम्मन्स टू पर्सन हुज अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड इधर टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, तो किसी बंदे को अगर बुलाना तो बंदे को भी बुला लेगा, आ जाओ भाई साहब भी आ जाओ। और तीसरा ऑर्डर एनी फैक्ट टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट, तो ये भी कह सकता है कि अगर आपने कोई फैक्ट आपने दिया है तो इसको एफिडेविट से, जैसे मान लो कोई सबमिशन करती है दूसरी पार्टी, है ना, तो कई बार वकील साहब बोल देते हैं कि जज साहब इनसे कह दीजिए ये बात बोल रहे हैं ना, एफिडेविट दे दे इसके लिए। तो अगर झूठ बोल रहे हैं तो पहली पार्टी को पता है कि झूठ बोल रहा है, तो अगर एफिडेविट दे दो इस बात का, तो एफिडेविट देके बाउंड हो जाता है, कल एफिडेविट पे झूठ बोलेगा तो मुकदमा बनेगा। तो वो वाली चीज है, मेरी बात समझ में आपको। इसलिए कई बार तो ये भी कह सकता है 30 में कि आप कोई बात कह रहे हो, कोई फैक्ट बोल रहे हो, तो आप एफिडेविट दे दीजिए इसका। तो 30 में ओवरऑल आप ये समझ लो, किसी को बुलाना हो, किसी डॉक्यूमेंट को मंगाना हो, किसी व्यक्ति को बुलाना हो, कुछ भी करवाना हो, सब में 30 का ऑर्डर कोर्ट कर देता। 30 बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली क्या है जिसमें ये सब तो नहीं पूछता है, एक्चुअली पूछता है जो इसका है पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक, तो पूछ लेगा इंटेरोगेटरीज का आंसर करवाने थे, किसी को मान लीजिए कोई फैक्ट है, एडमिशन है, डिस्कवरी, इंस्पेक्शन वगैरह, प्रोडक्शन, इन सबसे रिलेटेड कुछ भी अगर किसी को बाउंड करना है तो वो किस में करेगा, तो वो 30 में बाउंड करता है। ठीक है, 30 में बाउंड करता है। और 31 में, अब 27, 28, 29 हमने पढ़ा, उसमें किसे कर रहे थे हम सम्मन, डिफेंडेंट को कर रहे थे। 31 ये बता रहा है कि जैसे जैसे उस पे डिफेंडेंट पे लग रहे थे 27, 28, 29, ऐसे ही 31 में विटनेस पे भी लग जाएंगे। तो हम विटनेस को भी ऐसे ही बोलेंगे, सम्मन करना है विटनेस को,
अगर अदर स्टेट में है तो उस स्टेट का फॉलो करना है रूल, है ना, वही सब तो लग जाएगा। द प्रोविजन इन सेक्शन 727, 28, 29 शेल अप्लाई टू समन्स टू गिव एविडेंस और टू दिस डॉक्यूमेंट और अदर मटेरियल ऑप्शन। ठीक है, कोई बात नहीं। ये भी 31 से डायरेक्ट ऐसे पूछता कि सम्मन टू विटनेस कहाँ दिया है, तो सम्मन टू डिफेंडेंट 27, 28, 29, सम्मन टू विटनेस 31, तो 27, 28, 29 और 31 एक साथ पढ़ लो आप। 3 को वहां दे रहा है, इसको यहां दे रहा है ना। इसके बाद क्या कह रहा है 32, यहां से भी पूछता है क्वेश्चन, और 32 से ज्यादातर क्वेश्चन में पूछता है। 32 में पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट है, ये जो पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट है, इसमें जो 5,000 रुपए वाली बात लिखी है ना, ये पूछता है। 5,000 रुपीज वाली जो बात है ना, ये ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कह रहा था कोर्ट में कंपेल द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन टू हुम समन हैज बीन इशूड अंडर सेक्शन 30 एंड फॉर दैट पर्पस। कह रहा 30 में उसने ऑर्डर दे दिया था, मगर भैया वो तो मान नहीं रहा है, तो क्या क्या कर सकते हैं। अब उसको कंपेल करना है, तो कंपेल करने के लिए हम पर क्या क्या तरीके हैं ये बता रहा है। तो 30 के साथ ही 30 की क्या है, एक्सटेंडेड पावर दे रहा है 32 में, सॉरी 31 लिख दिया मैंने। 30 की जो एक्सटेंडेड पावर है कि 30 में तो हम ऑर्डर कर रहे हैं, अगर कोई नहीं मानना तो भैया हम करेंगे क्या, कुछ तो करना पड़ेगा। तो 32 से बता रहा क्या क्या करना है। देखो कह रहा है कि वारंट कर देंगे, तो अरेस्ट कर लो इसको, है ना। एक काम कर देंगे, वारंट करके लेकर आओ उसे, अटैच कर देंगे, प्रॉपर्टी को बेच देंगे, अटैच एंड सेल है। ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 5,000 का फाइन लगा देंगे, 5,000 तक का फाइन लगा सकते हो। और चौथा कह रहा है ऑर्डर हिम टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस एंड इन डिफॉल्ट कमिट हिम टू सिविल प्रिजन। सिविल प्रिजन में भी भेज देंगे, बोलेंगे काम करो अपने सिक्योरिटी के लिए, अपीयरेंस के लिए एक सिक्योरिटी फर्निश कर दो, है ना। और अगर नहीं करोगे भैया तो हम आपको भेज देंगे सिविल प्रिजन। तो सिक्योरिटी मांग लेंगे उससे, एक आदमी ले आओ जी, आपकी वो ले ले, और नहीं अगर कोई है इसको सिक्योरिटी फर्निश नहीं कर रहे हो, सिविल प्रिजन में भेज देंगे। तो 30 में हम जो ऑर्डर कर रहे हैं उसे बुलाने का, डॉक्यूमेंट का, फाउंडेशन का, किसी का भी नहीं मानना है, तो कोर्ट को पावर दी है, बहुत अच्छी खासी पावर है कि अरेस्ट का वारंट कर दे, अटैच एंड सेल कर दे। तो याद कर लेना, आप जो समझ रहे हो ना, इतना आसान नहीं होता। आपको क्वेश्चन पूछेगा किस किस तरीके से कर सकता है, और ऑप्शन में अटैच देगा बस। अब आपको अटैच जैसे दिखेगा ना, आपको लगेगा हाँ ये तो था उसमें, ये तो था उसमें, ठीक है। मगर याद रखना अटैच एंड सेल है ना। तो एंड है यहाँ पे, और नहीं है, देखो, इसलिए ये साथ ही पढ़ना, अटैचमेंट भी करेगा और फिर उसको बेचेगा भी। ये इंपॉर्टेंट है, पीटी में बहुत माइन्यूट चीजें होती है जो आपके दिमाग से स्लिप हो जाती हैं और एग्जाम में उसका फायदा उठा लेता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अरेस्ट कर सकता है, अटैच करके प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, और 5,000 तक का फाइन लगा सकता है, और कहेगा भैया कि कोई सिक्योरिटी नहीं लाओगे तो क्या करेंगे, आपको भेज देंगे सिविल। ठीक है, 31, 30 और 32 एक साथ, 27, 28, 29, 31 एक साथ। अब आ जाओ जी 33, 34। 33 में जो पूछता है कुछ नहीं पूछता, जजमेंट एंड डिक्री कहां दिया है, जजमेंट एंड डिक्री कहां दिया है, ये आपसे पूछता ही। ठीक है, तो सिर्फ 33 में आपको इतना याद रखना है कि जजमेंट डिक्री कहां दिया है, 33 में ये पूछेगा आपसे। 34 का इंटरेस्ट पूछ लेता है, इंटरेस्ट कहां दिया है जी, इंटरेस्ट 34 में दिया, और इसमें एक और पूछता है कि इंटरेस्ट कितना लगा सकते हैं, है ना। तो 6% इंटरेस्ट कहां लगा सकते हैं, 6% का लगा सकते हैं। मगर क्या है, कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन है, अगर ट्रांजेक्शन कॉमर्शियल है तो आप 6 से ज्यादा लगा सकते हो, मगर 18 से ऊपर नहीं लगा सकते। शायद इसमें 18 दिया, क्या दिया, एक बार देख लेते हैं। कह रहा प्रोवाइडेड दैट वेयर द लायबिलिटी रिलेशन टू द सम सो एडजस्ट had arisen out of commercial transaction, the rate of such further interest may exceed 6% per annum, but shall not exceed the contractual rate of interest. अच्छा, कह रहा है 6 से ऊपर जा सकती है, मगर कॉन्ट्रेक्चुअल रेट जो है, मतलब जो तो आपने रखी थी, मतलब आपने 10% रखी थी अपने कॉन्ट्रैक्ट में, उससे ऊपर नहीं जा सकती। और कॉन्ट्रेक्चुअल ना हो तो बैंक में जो चल रही है उस टाइम पर वो चलेगी। ये भी नहीं पूछता आपसे, नॉर्मली पूछता है कि इंटरेस्ट कहाँ है, इंटरेस्ट कहाँ है, और ज्यादा दिलाता है तो पूछता है कितना परसेंट, तो 6% जो आपसे बनता है 3400, ये क्वेश्चन बनाता है।
33 में पूछेगा जजमेंट डिग्री कहां पर है जी, 33 में। 34 में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कितना, 6%। ठीक है, चलो जी, इसके बाद पूछता है 35। एक सेकंड, फिर पूछता 35, यही पूछता कॉस्ट कहाँ है, कॉस्ट है 35 में। अब देखो एक क्या होता है आपका मेंस में जरूर एक क्वेश्चन यहाँ पर बनाते हैं क्लॉज 2 जो है, टू वेयर द कोड डायरेक्ट्स दैट एनी कॉस्ट शैल नॉट फॉलो द इवेंट द कोड शैल स्टेट इट्स रीजन इन राइटिंग। तो अगर कोई इवेंट हुआ है और उसका कॉस्ट अगर कोड नहीं लगा रहा है तो क्या करेगा, राइटिंग में उसे बताना पड़ेगा, उन्हें इस वजह से इसमें कॉस्ट नहीं लगाई है। मेंस में क्वेश्चन आता है कि एवरी इवेंट शैल फॉलो कॉस्ट। ये क्वेश्चन ये ऐसे दे देगा, लिखेगा एक्सप्लेन, एक क्वेश्चन बना दिया, लिखेगा एक्सप्लेन। आपके एलएलबी के टाइम पर भी ऐसा ये क्वेश्चन एलएलबी में बड़ा फेमस है, जुडिशरी में भी फेमस है कि एवरी इवेंट शैल फॉलो द कॉस्ट। मेंस का क्वेश्चन आपका पीटी को इससे कोई इसका आपका यूज नहीं है, इसलिए पढ़ाऊंगा भी नहीं, बताऊंगा भी नहीं अभी इसमें। इतना याद कर लो, कॉस्ट कहां दिया है, 35 में दिया हुआ है। 33 में जजमेंट डिग्री, 34 में आपका इंटरेस्ट, 35 में कॉस्ट। ये इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा आपसे। इसके बाद देखो आप 35A 35B क्वेश्चन बनता है यहां से, 35A 35B। पहले तो पूछता है इन दोनों में है क्या क्या, तो कह रहा है कि देखो इसमें जो है कंपनसेटरी कॉस्ट है। कंपनसेटरी कॉस्ट ऑफ किस लिए, कि आपने वैक्सेसियस क्लेम किया है, वैक्सेसियस क्लेम किया तो कंपनसेटरी कॉस्ट 35A में दिया है। और इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कितना लगा सकते हैं, 3000 तक लगा सकते हैं, है ना। इसका अगर आपने कोई फॉल्स आपने वैक्सेसियस क्लेम किया है तो फिर उसमें कोर्ट जो आपका कंपनसेशन के लिए लगाती है 35A में लगाती है। तो ये भी पूछ लेता है कभी इसका प्रोविजन कहां पर है, तो 35A में। बहुत सिंपल है, मोर क्वेश्चन एक्चुअली ये वाला पूछता है 3000 वाला, कितना तक लगा सकती है। तो देखो दूसरे में नो कोर्ट शैल मेक एनी सच ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 3000 रुपीज। हमने अभी क्या पढ़ा 32 में, तो रिलेट करो, यहाँ 3000 पढ़ रहे हो ना, तो अभी थोड़ी देर पहले तुमने क्या पढ़ा 5000। तो अगर मैंने कहा भैया कोई डॉक्यूमेंट ले आओ, कोई आ जाओ, ये वो, तुमने यार 5000 तक लगाऊंगा, और अगर तुमने कोई झूठा क्लेम कर दिया, कोई ऐसा कर दिया, तो फिर 3000 लगाऊंगा, है ना। और 35 भी तो सीधे सीधे पूछता कि डिले के लिए कॉस्ट कहां लगेगी, है ना। अगर आप डिले कर रहे हो प्रोसीडिंग को तो उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी 35B में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है ना। तो आपसे कहा गया ये करो वो करो, आप नहीं कर रहे हो तो आपको क्या करेगा, कॉस्ट लगाएगा। दूसरी पार्टी को दिक्कत हो रही है ना, आपसे कहा था इस वाले अगले एयरिंग पे ये कर लेना, आपने करा नहीं, दूसरी पार्टी को तो प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करेगा, डिले के लिए कॉस्ट। तो 35B में 35B से यही पूछता है कि डिले के लिए कॉस्ट का 35B में। अब 32 में आपने 5000 पढ़ा है और 35 में आपने 3000 पढ़ा है, ठीक है। उससे पहले देखो आपने क्या पढ़ा था, याद करो। एक और चीज चलो मुझे बताओ, इससे पहले आपने कहां पढ़ा था ऐसा कुछ पैसे की बात पढ़ी थी कहीं पर, याद आ रही कुछ, याद आ रही तो फटाफट लिख के बता दो, और नहीं आ रही तो लिख दो नहीं याद आ रही, टाइम नहीं दूंगा तो पलट के देखने लोगों। तुरंत अगर क्लिक करा है तो लिखो, नहीं क्लिक करा, अरे नहीं, मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, ये 2000 5000 3000 यूनिट की ऐसी बात कर रहा हूँ। ये कहीं पढ़ा था आपने, अभी 5000 पढ़ा आपने 32 में, 3000 पढ़ लिया आपने 35 में, इससे पहले कहीं कुछ पढ़ा था ऐसा, बताओ। याद नहीं आ रहा तो लिख दो, वहां पर नहीं आ रहा मुझे याद, मैं हार मानता हूं टाइप, नहीं आ रहा ना। हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, मैं तो बोलता रहूंगा। 25 में नहीं पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आपने वैक्सेसियस ट्रांसफर ड्यू लगाई तो 2000 तक का फाइन करेगा। चिल्ला चिल्ला के मैं बोल रहा था है कि ये भी मैंने बताई थी, बताओ जो आदमी सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है ट्रांसफर कराने के लिए, वो आदमी 2000 रुपए तक के फाइन से डरेगा। ये बात
बताई थी, याद आ गई नहीं आ गई? तो ये छोटी छोटी चीजें ना, ये पकड़ के रखो कि अच्छा मैंने ये चीज यहाँ पढ़ी, इससे रिलेटेड कहाँ पढ़ा था। ये भी बताया था मैंने, सो ये आप ये जो मैंने सेंटेंस बोला ना, इससे आपको थोड़ा सा क्या होता है कि कई बार चीज रिकॉल हो जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है, जब मैं आपको ये बात कभी बताता हूँ कहानी टाइप ऐसे बोलता हूँ, बताओ जो आदमी सुप्रीम कोर्ट तक जाने से नहीं डर रहा है, तो वकील को कितना पैसा दे रहा होगा वो, तो वो आदमी 2000 रुपये कॉस्ट से डरेगा। तो ये क्या है कि ये सेंटेंस आपके जहन में कहीं बैठ जाएगा, कभी एग्जाम में आएगा तो हो सकता है कि आपको रिकॉल कर दे, फिर इस बात से रिकॉल कर दे। 35 भी हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, 36 37 देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 36 क्या कह रहा है, देखो यहां से आपका शुरू हो गया एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है 21। ज्यादा एग्जीक्यूशन का ऑर्डर सबसे बड़ा ऑर्डर है, कोई अगर पूछ ले सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा, तो यही वाला है, ठीक है। इसमें टोटल आपके जो रूल्स है वो सब 6 है। जो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर 21 पढ़ेंगे हम, ज्यादा इसमें पढ़ेंगे 10 रूल। पीटी पर्पज से 10-12 रूल बहुत है, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है 36 क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा 36 में, फिर भी देख लो। क्या द प्रोविजन ऑफ दिस कोड रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, है ना, शैल सो फार एज दे आर एप्लीकेबल बी डीम्ड टू अप्लाई टू द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स। ये कह रहा है, कहना क्या चाह रहा है, ऑर्डर कौन सा, ऑर्डर 21। ऑर्डर 21 एग्जीक्यूशन का जो ऑर्डर है वो 21 है, जिसमें रूल है 106। सबसे बड़ा ऑर्डर है ऑर्डर 21, सबसे बड़ा ऑर्डर, ठीक है। पढ़ेंगे पहुंचेंगे वहीं पर, धीरे धीरे ऑर्डर्स पे पहुंचेंगे। देखो क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, 50% क्वेश्चन सीपीसी में ना सेक्शन से बना लेता है और 50% ऑर्डर से बनाता है, ठीक है। तो ये है कि आपके लिए फायदा यह है कि सीपीसी क्योंकि बहुत बड़ा है, तो 156-157 इसमें सेक्शन है, एक मतलब 150 सेक्शन आपने लगभग किया, तो आपने समझ लो अगर 25 क्वेश्चन पूछे तो 12-13 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। और उधर अगर ऑर्डर में जाओगे तो बहुत बड़ा, मतलब 75% ऑर्डर है, 25% सेक्शन। अगर इसके आप बाइफरकेट कर सको सीपीसी को, तो अगर आपने सेक्शन बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए तो आपके श्योर शॉर्ट 12-13 क्वेश्चन तो ठीक कर लिया आपने, सिर्फ 150 सेक्शन में, कम मेहनत में ज्यादा, मिनिमम पे मैक्सिमम प्लेजर। इधर आपको 50% पढ़ना है, इधर आपको पढ़ना है 75%, और यहां पर भी 12 ही ठीक कर, क्वेश्चन 12 ही पूछेगा। इधर 25% पढ़ा आपने, है ना, और इधर 12 क्वेश्चन आपने ठीक कर लिए। इधर 12 में से अगर 10 भी ठीक कर ले गए तो फायदे में रहे ना। इधर बहुत ज्यादा पढ़ना है, इधर कम पढ़ना। अपने सेक्शंस को और बहुत ढंग से तैयार करना, मेरा कहने का मतलब सेक्शंस को ज्यादा अच्छे से सीपीसी में तैयार करके रखो, क्योंकि ऑर्डर बहुत बड़े बड़े हैं, ऑर्डर में बहुत सारे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि अनएक्सपेक्टेड कहीं से उठा लेता है, ठीक है। तो वो आपका छूट जाता है एक क्वेश्चन, मगर ये है कि इधर सेक्शन में तो इतना छूटे, ये वाली बात है। देखो 36 क्या कह रहा है कि जैसे एग्जीक्यूशन होगा डिक्री का, वैसे ही एग्जीक्यूशन किसका होगा, किसका होगा जी, ऑर्डर का होगा। सिंपल सी बात कह रहा है, कह रहा है एग्जीक्यूशन करने का जो तरीका होगा वो सेम रहेगा, डिक्री और ऑर्डर दोनों। ये 36 कह रहा है आपसे। उसका तो 37 क्या कह रहा है, पूछ देता 37 से कि कोर्ट विच पास्ड द डिक्री की डेफिनेशन कहां दी, यही पूछता आपसे। बाकी इसका अंदर ही मैं बताऊंगा, मगर वो कौन सा कोर्ट है। अब जब एग्जीक्यूशन में जाओगे, एग्जीक्यूशन में जब आप जाओगे तो एक दूसरे कोर्ट में जाओगे, जिस कोर्ट डिक्री करिए वो तो कराएगा आपका। तो दूसरे कोर्ट में जाओगे तो वहां पे एक सवाल जरूर आएगा कि भैया किस कोर्ट ने डिक्री पास करी, वो कोर्ट की डेफिनेशन क्या होगी, है ना। तो वो कोर्ट की डेफिनेशन 37 में बता रहा है, ये पूछता है आपसे कि इसकी डेफिनेशन कहां दी है। देखो क्या कह रहा है, द एक्सप्रेशन कोर्ट विच पास्ड अ डिक्री और वर्ड टू दैट इफेक्ट shall in relation to the execution of decree unless there is anything repugnant in the subject or context be deemed to include। तो कह रहा है कि कुछ और कुछ ना दे रखा हो प्लान इनका, तो हम मान के चलेंगे कोर्ट विच पास द डिग्री में कौन कौन से कोर्ट आते हैं। ये कह रहा है, देखते हैं कौन कौन से कोर्ट आते हैं 37। चलो जी देख लो कौन कौन से आते हैं। कह रहा है
कि वेयर द डिक्री टू बी एग्जीक्यूटेड हैज बीन पास्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ अपेलेट जुडिक्शन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। कह रहा है वेयर द डिक्री टू बी एग्जीक्यूटेड हैज बीन पास्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ अपेलेट जुडिक्शन। ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि सपोज करो सिविल जज जूनियर डिवीजन में एक डिक्री पास है ना, इसके बाद अपील गई तो मान लो कि डीजे के पास की, सपोज करो है ना, और जूनियर डिवीजन की अपील गई डीजे के पास। अब डीजे ने डिक्री इसने भी डिक्री पास कर दी और इसका भी एग्जीक्यूशन होना होगा, जो डीजे ने पास करी उसका एग्जीक्यूशन होगा। तो जब ये एग्जीक्यूशन कोर्ट में पहुंचेगी तो वहां पर अगर ये इंप्रेशन या एक्सप्रेशन आ जाए कि कोर्ट विच पास द डिक्री, तो कह रहा है कि ऐसी स्थिति में हम मानेंगे ये जूनियर डिवीजन वाले कोर्ट की बात है, कोर्ट ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस। तो आपने फर्स्ट पहली बार कौन से कोर्ट में दाखिल किया था, आपका ट्रायल कोर्ट कौन सा था, जूनियर डिवीजन था। तो ये कह रहा है कोर्ट विच पास द डिक्री का मतलब मानेंगे जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस था, उसका तो अपील होकर कहा गई, हमें कोई मतलब नहीं है। जो पहला कोर्ट था वो होता है कोर्ट विच पास द डिक्री। एक बार और ए को पढ़ लो आप, कह रहा वेयर द डिक्री टू बी एग्जीक्यूटेड, जो डिक्री का एग्जीक्यूशन होना है, हैज बीन पास्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ अपेलेट जुडिक्शन। तो भाई डीजे ने तो अपने अपेलेट जुडिक्शन में उसको पास किया ना इस डिक्री को, इसका एग्जीक्यूशन होना है। तो फिर कौन सा कोर्ट मानेंगे, द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, और फर्स्ट इंस्टेंस का कोर्ट था हमारा जूनियर डिवीजन। ठीक है, नॉर्मली ये पूछता तो नहीं है, यही पूछता है कोर्ट विच पास द डिक्री का, मगर बाई चांस उसका दिल कर जाए तो आपको ये पता होना जरूरी है मेरे हिसाब से। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, देखो दूसरा कह रहा है कि वेयर द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट और टू हैव जुडिक्शन टू एग्जीक्यूट इट, द कोर्ट विच इफ द सूट वेयर इन डिक्री वाज पास्ड वाज issued at the time of making the application for the execution of decree would have judiction of trial the suit। अब देखो नई बात ये क्या कह रहा है, पहला वाला समझ में आ गया, फर्स्ट इंस्टेंस वाला कोर्ट होता है जिसने डिग्री पास उसे माना जाएगा कि किसने डिग्री पास की थी। दूसरा कह रहा है सपोज करो इसी एग्जांपल को पकड़ लो, जूनियर डिवीजन था, इसने पास करी, इसकी अपील गई डीजे के पास, डीजे ने डिग्री पास कर दी, डीजे ने डिग्री, अब इसका एग्जीक्यूशन होना। ठीक है जी, यहां तक तो क्लियर है पिक्चर। अब कह रहा है इसमें एक नया ट्विस्ट आ गया, और ट्विस्ट ये है कि ये वाला कोर्ट ना अब एग्जिस्ट नहीं करता, ये वाला कोर्ट हो गया अब मान लो ये 10वीं साल का माहौल है, ये जो पूरी कहानी हमारे स्क्रीन पे है 10वीं साल में हुई है, 2-4 साल 5 साल ये कोर्ट चल रहा था, फिर इसे स्टेट गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, क्या हटाओ यार इसका क्या था। ठीक है, अब तो ये कोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर किसे मानेंगे, कौन सा कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस होगा। तो ये कह रहा है कि अगर जो मतलब ये कोर्ट हो कोई भी, समझ जूनियर डिवीजन हटा के उसने नाम उस कोर्ट का रख दिया रमेश, इसलिए बता रहा हूँ रमेश के नाम है, तो आपको थोड़ा सा ना समझ में आएगा कि कोई भी एक नई चीज स्टेट गवर्नमेंट ने जूनियर डिवीजन कोर्ट को हटा के बना दी, एक नया कोर्ट को ही बना दिया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अगर ये एग्जीक्यूशन जो आज इसमें हुई है, इस वाले केस को अगर रमेश के पास फाइल किया होता और इसके पास आज इसके पास इसको जुडिक्शन है इसको ट्राई करने का, तो माना जाएगा कि ये है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। दूसरे में ये कह रहा है कि अगर ये कोर्ट अगर एग्जिस्ट करना बंद कर दे तो फिर जो भी है, अगर मान लो कि अब किसी और कोर्ट में आप वो फाइल करो और उसके पास जुडिक्शन हो, कॉम्पिटेंट हो उसे सुनने के लिए, तो फिर समझ लीजिए कि वो रमेश को ही कहेंगे जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस था, वो सॉरी कोर्ट विच पास द डिक्री, तो वो रमेश हो जाएगा कोर्ट विच पास। ये एक्सप्रेशन का मीनिंग निकाला जाएगा, क्या वो रमेश हो गया। दोबारा पढ़ देता हूँ, कह रहा है वेयर द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, तो जेडी हमारा जो जूनियर डिवीजन था फर्स्ट इंस्टेंस था, हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट, तो अभी तो खत्म हो गया, और टू हैव जुडिक्शन टू एग्जीक्यूट, और या फिर इसका जुडिक्शन खत्म हो गया, इसे एग्जीक्यूट करने का सपोज करो। कह रहा है द कोर्ट विच, वह कोर्ट जो इफ द सूट वेयर इन द डिक्री वाज पास्ड was issued at the time of making the application for the execution of decree would have jurisdiction to try such suit। तो अगर इसमें जाके अगर वो करते तो इसको जुडिक्शन होता ट्राई करने का, तो माना जाएगा ये 37 ये बता। आपके पीटी पर्पज से अगर आपको लग रहा हो कि ये थोड़ा सा समझ में कम आ रहा है, अजीब सा है थोड़ा सा, सेकंड पॉइंट खासकर पहला वाला तो आसान भी था, तो भी मैं आपको बताऊंगा वो पीटी पर्पज से इतना बहुत है कि कोर्ट विच पास द डिक्री
वो कहाँ है 37 में। इतना ही आपके लिए पीटी पर्पज से काफी है। ठीक है जी, ये बात है। अब देखो क्या कह रहे हैं, अब यहां से एग्जीक्यूशन का खेल चल रहा है। तो क्या कह रहा है 38 से लेके आपको ये 40 तक बताएगा कि ट्रांसफर मतलब यहां से वहां जाएगी, एग्जीक्यूशन किसके पास जाएगा, कौन कर सकता है, एग्जीक्यूशन का जो चैप्टर है ना पूरा, ये पार्ट है। तो देखो क्या कह रहा है 38, देखो इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है, यहां से पूछता है अ डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड ईदर बाय द कोर्ट विच पास्ड इट। तो या तो जिसने वो डिक्री पास करी है, जिसने भी करी हो, डीजे ने करी है, डीजे खुद एग्जीक्यूट कर ले, नॉर्मली करते नहीं मर कर ले, और बाय द कोर्ट टू विच इट इज सेंड फॉर एग्जीक्यूशन, या फिर जिस कोर्ट को ये एग्जीक्यूशन के लिए भेजी गई है, सेंट फॉर एग्जीक्यूशन। तो डिक्री को कौन कौन एग्जीक्यूट करता है, रट लो, यूं पूछ रहे कि क्वेश्चन में उसका यही होता है कि डिक्री को कौन कौन एग्जीक्यूट कर सकता है। तो दो लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या तो वो कोर्ट जिसने पास करी है डिक्री, या फिर जिसको भेजी गई है डिक्री एग्जीक्यूट करने। नॉर्मल सा भी लग रहा है ना, ये कोई ज्यादा टफ भी नहीं लग रही है, कुछ अनयूजुअल बात भी नहीं लग रही है कि भाई या तो जिसने पास करी है खुद कर ले, या फिर किसी को जैसे भेजा जा रहा है वो कर ले, है ना। अपने आप तो कोई कोर्ट सो मोटो तक एग्जीक्यूट करने जाएगा नहीं, भाई किसी को भेजोगे तो वही तो करेगा, है ना। अब जब बात यहाँ पे आ गई या तो खुद कर ले तो कोई बात नहीं, अब भेजनी है तो 39 देख लेंगे, है ना। कब भेजोगे, अब भेजोगे तो किसे भेजोगे, भाई भेजने के लिए तो कुछ क्राइटेरिया होंगे, उठा के कहीं भी तो नहीं भेज सकते, उठाकर कहीं भी तो नहीं भेज सकते ना। तो देखते हैं किस किस को भेज सकते। कह रहा है यहां से भी क्वेश्चन पूछता 39 से, द कोर्ट विच पास द डिक्री, जिसने पास करी है, मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर। तो भाई डिक्री होल्डर ही तो बताया कि सर एक काम करो एग्जीक्यूशन कराना है, वहां भेज दो। सेंड इट फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुडिक्शन। तो पहली बात तो उसने बोल दी कि उस कोर्ट को भेजेंगे जिसके पास कॉम्पिटेंसी हो, जिस कोर्ट के पास कॉम्पिटेंसी। भेज कौन रहा है, जिसने डिग्री पास करी है। अब देखो ABCD, ये चारों इंपॉर्टेंट है, ये चारों इंपॉर्टेंट। कह रहा है इफ द पर्सन अगेंस्ट हुम द डिग्री इज पास्ड एक्चुअली एंड वॉलंटरी रिसाइड और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुडिक्शन ऑफ सच कोर्ट। एक तो ये है कि डिफेंडेंट जो है, या कह सकते हैं इसमें डिग्री क्या बोलते हैं, जजमेंट डेटर, डिफेंडेंट भी नहीं कहूंगा मैं, जजमेंट डेटर कहूंगा, जेडी है वो, क्योंकि डिक्री होल्डर और जजमेंट डेटर हमने दो पढ़े थे, 3 में पढ़ा था हमने, याद होगा आपको, सेक्शन 2 का 3 डेफिनेशन क्लॉज में डिक्री होल्डर, उसका अपोजिट था जजमेंट डेटर। तो जज, जजमेंट और जजमेंट डेटर हमने पढ़ा था 8 में और 10, ऐसे तो पढ़ाया था 8 में, तो उसमें क्या था, जज, जजमेंट और जजमेंट डेटर। तो ये अब इसके खिलाफ पास हो गई है तो जजमेंट डेटर हो गया। जजमेंट डेटर जहां रिसाइड करता है, जहां पे वर्क करता है, जहां पर बिजनेस करता है। तो मान लीजिए सपोज करो कि दिल्ली से एक डिक्री पास हुई है और अब बंदा रहता यूके में है, तो दिल्ली का कोर्ट क्या करेगा, यूके कोर्ट को भेज देगा कि इसे एग्जीक्यूट करो, मगर कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी भी दी है इसमें, मगर पहले ये देखते हैं कहाँ भेजेगा, जहां वो रहता है, काम करता है, ऑब्वियसली तो वहीं भेजेंगे। बंदा रहता है यूके में, काम यूके में करता है, सब कुछ जिंदगी उसकी यूके में, तो मुंबई में क्यों भेजेंगे, है ना। एक चलो ये तो बहुत आसान हो गया, एक बी देख लेते हैं। बी कह रहा है इफ सच पर्सन हैज नो प्रॉपर्टी, है ना, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट विच पास द डिक्री सफिशिएंटली टू सेटिस्फाई सच डिक्री। मतलब कह रहा है कि इसमें जो प्रॉपर्टी है वो उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है इस जुडिक्शन में जिसने पास करी है, ठीक है, यहां पे प्रॉपर्टी नहीं है कि उसे सफिशिएंटली उसका क्लेम को सेटिस्फाई करी जा सके, है ना। एंड हैज प्रॉपर्टी विद इन द लोकल लिमिट ऑफ द जुडिक्शन ऑफ अदर कोर्ट। दूसरे कोर्ट के जुडिक्शन में ना उसके पास एक मकान पड़ा हुआ है, तो भाई इस वाले मकान को भी तो एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा, यहाँ तो नहीं है तो क्या हुआ, दूसरी जगह तो है, वहां भेज देंगे, वो वाला कोर्ट उसे अटैच कर लेगा, एग्जीक्यूशन में ले लेगा, एग्जीक्यूट करा देंगे, ये भी ठीक है। ए में क्या था, रह रहा था तो उसे पर्सनली पकड़ के कर रहे थे, भाई पैसे दे दे, ये कर दे, वो कर दे, या फिर मान लो जैसे मर्जी। दूसरे में कह रहा है कि उसकी यहाँ प्रॉपर्टी कुछ है या तो बिल्कुल नहीं है भी तो बहुत कम है, तो हमारा क्लेम सेटिस्फाई नहीं होगा,
नहीं हो रहा भैया, जहां पर है वहां चले जाओ, कॉमन सेंस की बात है। सी देखो क्या कह रहा है, सी और बी में हल्का सा डिफरेंस बताता हूँ। कह रहा है इफ द डिक्री डायरेक्ट्स द सेल और डिलीवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट्स आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ द जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट विच पास्ट इट। ये बात कह रहा है किसी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक्चुअली वो फर्क क्या है बी और सी में, कि बी में जो मैटर था ना वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं था, वो एक डिक्री थी। हो सकता है कि मैं तो करूँ रिकवरी का मैटर हो, उसमें डिक्री हो, भाई 5 लाख रुपए तुम्हारे बनते हैं, कंपनसेशन का मैटर हो सकता है, टॉर्ट का मैटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें अब तो 5 लाख बनते हैं, 5 लाख लेने के लिए भैया उसकी जेब से उसके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दो, बैंक अकाउंट अटैच कर दो, पता लगा बैंक में पैसे नहीं लगते भैया। फिर देखा कि अच्छा इनकी कोई प्रॉपर्टी है तो वो देख लो, वो देखा तो पता लगा यहाँ पर तो इनके पास कुछ नहीं है, जो है उससे 2 लाख रुपए मिल पा रहे, सपोज करो, जो है भी उससे कितने मिल रहे, 2 लाख, है ना। तो क्या करेगा, तो कहेगा एक काम करो, दूसरे इलाके में कोई प्रॉपर्टी उसे देख लो, वहां से 3 लाख रुपए का रिकवर कर लो। ये था बी का काम। सी क्या कह रहा है कि जो मैटर तो था, जो सूट था, जो डिक्री थी, वो खुद एक स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। तो ये भी तो हो सकता है, मान लो 2 भाइयों में लड़ाई हुई, ए और बी दोनों भाई हैं, दोनों में प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई है। अब भाई साहब ने दिल्ली में केस कर दिया क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी कुछ दिल्ली में थी और कुछ राजस्थान में प्रॉपर्टी है। अब उस वाली प्रॉपर्टी को बेचने की बात हो रही है, उस वाली प्रॉपर्टी के साथ अगर कुछ करना है तो उसी वाले कोर्ट में भेजना पड़ेगा ना जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है। तो सी में ये कह रहा है कि वो प्रॉपर्टी इटसेल्फ वाज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ सूट, तो फिर सी में जाएगा। डिक्री खुद डायरेक्ट कर रही है कि सेल करो या डिलीवरी करो म्यूचुअल प्रॉपर्टी की, जो कि हमारे कोर्ट से बाहर, हमारे इन सेंस कि जहां जिस कोर्ट ने डिग्री पास कर, तो फिर वहां चले जाओ। और डी कह रहा है इफ द कोर्ट विच पार्टी कंसीडर फॉर एनी अदर रीजन, तो मतलब वो कह रहा है कि ये तो उसने अब डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया कि जिसने पास करी उसे लगे कि हाँ भैया इसका बनता तो है दूसरे कोर्ट से कराना, तो भेज देगा। तो मेन तो मैं 3 ही याद करने हैं, बंदा रहता खाता पीता काम करता वहां भेज दो, कहीं यहाँ सफिशियंट नहीं है तो दूसरे वाले भेज दो, और किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का ही मैटर है तो वहां भेज दो, खत्म बात, है ना। दूसरा देखो उसका क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है द कोर्ट विच पास द डिक्री मे ऑफ इट्स ओन मोशन सेंड इट फॉर एग्जीक्यूशन टू एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुडिक्शन। तो ये कह रहा है मान लो सपोज करो हाई कोर्ट ने पास करी डिक्री और नीचे डीजे को भी भेज सकता है, बोलेगा यार अब दोनों के पास जुडिक्शन है भाई, हाई कोर्ट के अंदर में तो पूरा स्टेट आता है, हाई कोर्ट कर सकता था उसे एग्जीक्यूट, है ना। मगर हाई कोर्ट कह रहा है भाई मैंने डिसाइड कर दिया कम है, अब मेरे पास टाइम भी नहीं है, बर्डन बहुत है मेरे पास, एक काम कर, इसका कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता, साकेत पड़ता, साकेत के डिस्ट्रिक्ट को भेज दिया, एक काम कर तू भाई, एक काम कर इसको करते एग्जीक्यूट करते, दोनों को है जुडिक्शन। मगर ठीक है अब हाई कोर्ट है, कह रहा है मेरे पे टाइम नहीं है इतना, तू कर दे, वो भी कर सकते हो, आप ऑर्डिनेट कोर्ट को भेज सकते हो, मगर कोर्ट कंपिटेंट होना चाहिए। फिर इसके बाद आता तीसरा, जिस हम अभी बात कर रहे थे ना, कंपिटेंसी, तो क्या कह रहा है, अ कोर्ट शैल बी डीम टू अ कोर्ट ऑफ कंपिटेंट जुडिक्शन, है ना। तो वो कंपिटेंट जुडिक्शन कब माना जाएगा, इफ एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन फॉर द ट्रांसफर डिक्री टू इट सच कोर्ट वुड हैव जुडिक्शन टू ट्राई द सूट इन विच सच डिक्री वॉज पास। तो कंपिटेंट जुडिक्शन तब माना जाएगा किसी कोर्ट को, कंपिटेंट तब माना जाएगा कि अगर एग्जीक्यूशन के टाइम पर अगर मान लो सूट ही फाइल करते हैं उस कोर्ट में तो वो उसे ट्राई कर सकता है। मान लो जिस डिग्री का हम एग्जीक्यूशन कराने जा रहे हैं, आज उसका एग्जीक्यूशन ना करा के मान लो आज ये वाला सूट हम फाइल करते, तो ये वाला कोर्ट, मान लो साकेत वाला कोर्ट कंपिटेंट होता इसको ट्राई करने के लिए, तो फिर हाई कोर्ट अपने नीचे साकेत वाले को भेज सकता है, सिंपल बात नहीं है। अब ट्राई में आ जाता है आपका तीनों तरीके के, पिकुनरी भी आ जाएगा, टेरिटोरियल भी आ जाएगा, सब्जेक्ट मैटर भी आ जाएगा। कंपिटेंसी तीनों तरीके से देखनी है ना, पैसे में भी भैया होल डिपॉजिटरी और उनके क्षेत्राधिकार में टेरिटरी में भी आता है सब्जेक्ट मैटर की कंपिटेंसी, ठीक है ना। ठीक है, ये चीज हो गई। तो ये देख लिया हमने कि ट्रांसफर डिग्री कहाँ है, 39 में उनमें होती है, वो भी देख लिया हमने। कंपिटेंसी तो बहुत कॉमन सेंस की बात थी, तीनों तरीके की चाहिए, मगर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ना वो इसके क्लॉज 4 में लिखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट 39 अगर क्वेश्चन उसे बनाना चाहिए
और एग्जामिनर दिल से पढ़ रहा है इसको सेक्शन को 39 को, तो क्लॉज 4 से क्वेश्चन और वो क्या बनाएगा देखो पढ़ते क्या, नथिंग इन दिस सेक्शन, तो 39 में कुछ भी लिखा है अभी, shall be deemed to authorize the court which passed a decree to execute such decree against any person or property outside the local limits of its jurisdiction. कहना ये चाह रहे हैं कि मान लो ये साकेत का कोर्ट है, इसने ही डिक्री पास करी है और 38 के अकॉर्डिंग ये एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। हमने देख लिया कि जिस कोर्ट ने पास करी वो एग्जीक्यूट कर सकता है। तो अब मान लो कि इसने बोला कि मैं ही कर लेता हूँ एग्जीक्यूट, छोड़ो किसी को क्या भेजना, लाओ मैं ही से एग्जीक्यूट करता हूँ। अब एग्जीक्यूट करने चले भाई साहब, तो एक साकेत के जुडिक्शन में मकान था, वहां से इन्होंने 2 लाख रुपए रिकवर कर लिए, 2 लाख इन्होंने रिकवर कर लिए। अब इन्हें पता लगा 5 लाख का क्लेम है, 2 लाख तो मैंने ऐसे रिकवर कर लिए, और एक प्रॉपर्टी उन्हें पता लगा कि भाई साहब ने एक कहाँ है, एक पड़ी हुई है द्वारका की तरफ। अब द्वारका जो है वो साकेत के जुडिक्शन में नहीं आता, द्वारका आता है द्वारका कोर्ट के जुडिक्शन में। दिल्ली का अगर थोड़ा सा आपको ना पता हो तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आता है, जैसे हरिद्वार देहरादून मान लीजिए। अब साकेत वाले कोर्ट गए, 2 लाख तो ऐसे कर लिए, एक काम करो सीधे गया वो, और द्वारका वाला एक मकान था उसे भी अटैच कर लिया और 3 लाख वहां से रिकवर करने लग गया, है ना। 4 ये कहता है कि जिसने डिक्री पास करी है उसको यह अधिकार नहीं है कि वो दूसरे के कोर्ट के जुडिक्शन में जाके एग्जीक्यूट करे। अगर दूसरे में जाके ही तुम एग्जीक्यूट कर लोगे तो फिर ये जो हमने पूरा सिस्टम बनाया है कि इस सिचुएशन में जाइए आप वहां जाके एग्जीक्यूट करो, ये करो, उस कोर्ट को भेजो, इस कोर्ट को भेजो, सब फेल हो जाएगा। जिस कोर्ट के जुडिक्शन में है वही कोर्ट करेगा। तो आप एक काम करो, 4 ये कहता है कि भैया उसे आप मत करो, आप द्वारका वाले कोर्ट को ट्रांसफर कर दो ना डिक्री एग्जीक्यूशन के लिए, तो कर देगा एग्जीक्यूशन। आप कितनी मेहनत कर रहे हो, यहां से वहां भाग रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, मत करो भैया। तो क्या कह रहा 4 दोबारा बढ़ो, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज द कोर्ट विच पास द डिक्री, जिसने पास करी है वो, टू एग्जीक्यूट सच डिक्री, उस डिक्री को एग्जीक्यूट करने की ऑथराइजेशन नहीं मिलती है, अगेंस्ट एनी पर्सन और प्रॉपर्टी, कोई व्यक्ति या कोई प्रॉपर्टी, आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स जुडिक्शन। तो उसके जुडिक्शन से अगर कोई बाहर रह रहा तो उसे आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, आपको ट्रांसफर ही करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट था, तो याद रखना, अपने से बाहर कुछ भी नहीं, सब अपने जुडिक्शन के राजा हैं बस। और 40 क्या कह रहे थे, इंपॉर्टेंट है, अदर स्टेट में आप कर रहे हो। अभी तो आप एक स्टेट के अंदर दूसरे उसमें भेज रहे थे जुडिक्शन में, डिस्ट्रिक्ट का ही फर्क आया, तब तो स्टेट का ही आ गया। कह रहे वेयर अ डिक्री इज सेंड फॉर द एग्जीक्यूशन अनदर स्टेट, तो अदर स्टेट में अगर आपने भेजी एग्जीक्यूशन के लिए, दिल्ली से भेजिए यूके, दिल्ली से भेजिएगा यूके में भेजिए, इट शैल बी सेंट टू सच कोर्ट एंड एग्जीक्यूट इन सच मैनर एज मे प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल इन फोर्स इन दैट स्टेट। ये इन दैट स्टेट वाले रूल लगेंगे। ये वाली बात हमने कहां पढ़ी थी, ऐसी एक चीज एक बार एक जगह और पढ़ा है हमने, यही सब हमने एक जगह और पढ़ा है। कह रहे अगर आप एग्जीक्यूशन के लिए भेजोगे तो फिर उसी स्टेट के रूल अप्लाई होंगे जो जिस स्टेट में एग्जीक्यूशन होना है। तो दिल्ली से यूके भेजो तो यूके में जो रूल चलते हैं एग्जीक्यूशन से रिलेटेड वैसे ही काम हो। यही ऐसे हमने एक अभी प्रोविजन पढ़ा था थोड़ी देर पहले, बताओ कहां पढ़ा, आ गया मामला। अब पता लगा कितने ध्यान से सुन रहे हो आप लोग, ये तो अभी 10 मिनट पहले पढ़ाया है, बताओ। अरे आपको प्रोविजन याद भी ना आ रहा हो तो कम से कम कुछ चीज, हाँ देखा, ये बात सही कही है, वेरी गुड भावना जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। 28 नंबर अदर स्टेट में डिफेंडेंट को हमें भेजना है तो फिर वहां के रूल चलेंगे। ऐसे ही अगर एग्जीक्यूशन के लिए भी अदर स्टेट में भेजना है तो वहां के रूल चलेंगे। 28 और 48 जैसी तो बात कर रहे हैं, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है, आप ध्यान से सुन रहे हो। और 41 इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पीटी के पर्पज से आपके 38, 39 और 40 इंपॉर्टेंट थे एक्चुअल में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आपके, ठीक है। 41 देख लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत लीस्ट है, पढ़ लो एक लाइन। कहता कोर्ट टू विच अ डिक्री सेंड फॉर एग्जीक्यूशन शैल सर्टिफाई टू द कोर्ट
which past date the fact of such execution where the former court fails to execute the same circumstances attending such failure। तो वही तो बात है भाई, अब मान लो ए कोर्ट ने बी कोर्ट को भेजी थी एग्जीक्यूट करने के लिए, अगर कर देगा तब भी इसको बताएगा तो सही ना कि हाँ जी मैंने देखो ये काम कर दिया, और नहीं करेगा फेल हो जाएगा तब भी बताएगा, है ना। तो भाई मेरे से क्या मतलब क्या प्रॉब्लम हो गई भाई नहीं कर पाए, तो भाई जिसने भेजी है कम से कम उसे इन्फॉर्म तो करोगे। अरे कोई हमें भी किसी काम की कहता है तो हम काम कर लेते तब भी साथ भी बताते हैं हाँ भैया तुम्हारा काम हो गया, और नहीं होता तब भी बताते हैं भैया ये प्रॉब्लम हो गई किसलिए नहीं हो पाया। तो वही कह रहा है 41 की, तो कुछ भी हो आपको बताना जरूर है कि भैया काम हुआ है नहीं हुआ, ठीक है जी। ये सब चीजें, इसके बाद आ जाओ आप, आ जाओ 44A में। कौन सा 44 है, बाकी की तो इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। 44A देख लो आप, कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज जो होती हैं, रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज पहले पकड़ लो होता क्या है, बहुत शॉर्टकट में बताता हूँ। रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज वो होती है कि जिसमें हम लोगों ने क्या कर रखा होता है, जैसे मान लीजिए हमारा कोड वहां पे एक्सटेंड नहीं हो रहा है, ठीक है, फॉरेन कंट्री है मान लीजिए, और हमने बोला का एक काम करेंगे भैया आपको कोई दिक्कत आएगी तो हम देख लेंगे, हमें दिक्कत आएगी तो तुम देख लेना। ऐसे अरेंजमेंट आपने कर लिया, ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप कर लिया, सपोज करो एक डील कर लिया आपने कि देखो एग्जीक्यूशन तो कभी आपको भी जरूरत पड़ेगी हमारे यहाँ पे, कभी हमें जरूरत पड़ेगी आपके यहाँ पे, तो एक काम करो एक ना वो कर लेते हैं कि हमारे यहाँ है तो आप कर देना, आप कैसे ये रेसिप्रोकल आपका एग्रीमेंट है। तो वो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज की बात कर रहा है। तो ऐसी टेरिटरीज में एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज पास्ड बाय इन रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी, तो दूसरी एक टेरिटरी थी वहां पर वो डिक्री पास हुई है और वो हमारे यहाँ कराना चाहता है क्या एग्जीक्यूशन। सपोज करो मैं एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे नागालैंड में एक्सटेंड नहीं करता, नागालैंड से हमने रेसिप्रोकल टेरिटरी बना रखा है उसको, तो अब नागालैंड की एक कोर्ट ने अगर करा उसको एग्जीक्यूशन कराना है हमारे यहाँ पे दिल्ली के कोर्ट में, तो कैसे होगा ये कहना है। तो कह रहा है कि वेयर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डिक्री ऑफ एनी ऑफ द सुपीरियर कोर्ट ऑफ एनी रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी हैज बीन फाइल्ड इन अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो जो वहां का जो सुपीरियर कोर्ट है वहां की डिक्री की सर्टिफाइड कॉपी आप कहाँ फाइल करोगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेकर आए कि सर इसका एग्जीक्यूशन करवा दीजिए, वहां से आया है नागालैंड के कोर्ट से। द डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड इन इंडिया एज इफ इट हैड बीन पास्ड बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो कह रहा है ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे हम जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ही वो पास करी थी, सारे रूल रेगुलेशन फलाना ढिमकाना, अब हम बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे हमने ही पास करी। रेसिप्रोकल टेरिटरी के साथ हमारे संबंध अच्छे हमने बना रखी है वो, है ना। और एक बात क्या कह रहा है इसके क्लॉज 2 में, पहली बात तो आपने समझ गए, उसने पास करी हमारे होना तो मान लीजिएगा हमने ही पास करी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। दूसरा क्या कह रहा है, करेक्ट, टुगेदर विद द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ डिक्री शैल बी फाइल्ड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम सच सुपीरियर कोर्ट स्टेटिंग द एक्सटेंट इफ एनी टू विच द डिक्री हैज बीन सेटिस्फाइड और एडजस्टेड एंड सच सर्टिफिकेट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोसीडिंग इन दिस एक्शन बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एक्शन। अब देखो क्या कह रहा है, यहां पर आए टोटल जो मैटर था 5 लाख का इनको रिकवरी थी, डीसी के पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आके रिकवरी करनी है, तो वही जो कोर्ट जिसने भेजी है ना वो क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट बनाएगा, वो कितनी इसमें 5 लाख में से कितनी सेटिस्फाई होगी, और बिल्कुल नहीं हुई, 1 रुपया भी ना मिला वहां पे, तो लिख देगा कि नील, भाई हमें तो कुछ मिला नहीं, पूरी 5 लाख की करो। मान लो 1 लाख रिकवर कर पाया वो, तो लिख देगा भाई 1 लाख मैंने रिकवर कर लिया है, तो भाई फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 4 लाख ही तो रिकवर करेगा ना। तो कॉमन सेंस की बात है भाई, वो जो भेज रहा है वो ये भी बताएगा कि मैंने कितना रिकवर कर लिया कितना नहीं करा, तभी तो बाकी का करोगे। तो बहुत बेसिक सी बात थी। और उसके बाद देखो क्या कह रहा है, इधर देखो आप, इसका देखो आप एक्सप्लेनेशन 2 देखो, जो इंपॉर्टेंट है, जहां से पीटी का क्वेश्चन बनाएगा। ये क्या कह रहा है कि रेसिप्रोकल टेरिटरी आपके पास डिक्री भेजेगा एग्जीक्यूट कराने के लिए, वह कह रहा है कि वो डिक्री में होगा क्या, वो डिक्री होगी वो कौन सी डिक्री होगी, डिक्री को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है एग्जीक्यूशन के लिए। तो कह रहा है डिक्री विद रेफरेंस टू सुपीरियर कोर्ट मीन्स एनी डिक्री और जजमेंट ऑफ सच कोर्ट अंडर विच अ सम ऑफ मनी इज पेबल। तो कह रहा है कि वो क्या होनी चाहिए, पैसे को लेने के लिए, वहीं पर 5 लाख वाला जो ऑप्शन होता है सम ऑफ मनी, पैसे वगैरह के लिए होनी चाहिए, ठीक है जी। बट आगे लगा दिया नॉट, मतलब कि उसमें भी क्या नहीं होना चाहिए, नॉट बीइंग अ सम पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेस और अदर चार्जेस ऑफ लाइक नेचर
और इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनल पेनल्टी, कह रहा भैया दो लोगों के बीच में कोई मुद्दा है पैसे का तो लेकर आना, मगर मान लो टैक्स नहीं दिया किसी ने आपको, उसकी डिक्री है ना, फाइन है ना, या फिर क्या कह रहा है, पेनल्टी आपने कोई लगा दी, ठीक है, ऐसी चीज है, चार्जेस है कोई आपके, कोई चार्ज आपने लगा दिया, ये सब चीजों वाली मत लेके आना। पैसा तो इसमें भी होगा, कॉमन सेंस की बात है भाई, फाइन है तो उसमें पैसा होता है, टैक्स है उसमें भी पैसा होता है, पेनल्टी में पैसा, चार्ज में पैसा, कह रहा मगर नहीं, ये सब नहीं, सिर्फ नॉर्मल सिंपल मतलब कि रिकवरी वाले पैसे की मान लो कि कंपनसेशन हो सकता है, ठीक है, कंपनसेशन हो सकता है, डैमेजेस हो सकते हैं, ये सब चीजें तो हो सकती हैं, इसमें भी पैसा देना है, मगर एक टैक्स फाइन पेनल्टी चार्ज को भैया पूछ रखना, ये वाले हम एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे, ये वाली डिक्री आप रेसिप्रोकल पे हो तो नहीं करेंगे जी हम एग्जीक्यूट। तो डिक्री देखो यहाँ पे थोड़ा सा पता लग रहा होगा आपको कैसी बात कर रहा हूँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात कह रहा है वो कह रहा है बट शेल इन नो केस इंक्लूड एन आर्बिट्रेशन अवार्ड इवन इफ सच एन अवार्ड इज इन्फोर्सेबल एज अ डिक्री, कह रहा है आर्बिट्रेशन अवार्ड को तो भूल ही जाना, उसे तो मैं करूंगा ही नहीं एग्जीक्यूट, ये तो बिल्कुल ही निकाल दो अपनी लिस्ट से बाहर, दिख मत जाना ये लेके, फिर लेके चले आए यहाँ पर आर्बिट्रेशन अवार्ड, फाइल फेंक के मारूंगा, जब साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, जब साहब कह रहे हैं फाइल फेंक के मार दूंगा मुंह। तो डिक्री में सिंपल क्या है, सम ऑफ मनी को लेना है जो हम रेसिप्रोकल टेरिटरी से ले रहे हैं, उसमें फाइन टैक्स फाइन कुछ नहीं, नॉर्मल सी बात है, कंपनसेशन डैमेज ये वो वाले ले लो, और आर्बिट्रेशन अवार्ड तो दिखना भी नहीं चाहिए मुझे, उसे मैं करूंगा ही नहीं कभी, ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, जो पीटी में क्वेश्चन बनाएगा वो यहाँ से बनाना चाहिए। पहले तो चलो ये भी हो सकता है कि भाई कैसे करोगे तुम रेसिप्रोकल टेरिटरीज को, तो हम तो ऐसे करेंगे हम नहीं पास करेंगे, और दूसरा की डिक्री कौन कौन सी डिक्री को हम करेंगे, तो ये वाली कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा, है ना, चलो ये 45 कर रहा है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री आउटसाइड इंडिया, अब हम भेज रहे हैं, सेक्शन याद कर लो, पूछ लेता कि आउटसाइड इंडिया को एग्जीक्यूशन का कहां पर दिया है, 45 याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि आउटसाइड इंडिया के लिए कहां दिया, वैसे नॉर्मली ये पूछता भी नहीं, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब, बट अगर यहां से कुछ क्वेश्चन वो बनाता तो यही बनाता है कि आउटसाइड इंडिया एग्जीक्यूशन कराना तो उसका प्रोविजन कहां पर दिया, तो 45 में, ठीक है जी। 46 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीसेप्ट, सबसे पहला क्वेश्चन यही है, प्रीसेप्ट कहां है 46 में, रट लो, पूछेगा पहली चीज, प्रीसेप्ट कहां है 46 में, दूसरा प्रीसेप्ट होता क्या है, प्रीसेप्ट होता क्या है ना, और कितने दिन तक चलता है, ये इंपॉर्टेंट है। जब अगर लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊं तो प्रीसेप्ट क्या होता है वही इसमें मिलेगा आपको, मैं समझाता हूं। तो प्रीसेप्ट ये होता है कि एक कोर्ट है वो एग्जीक्यूशन कर रहा है ना, या मान लो किसी कोर्ट ने डिक्री पास करी और एग्जीक्यूशन होना है, दूसरी जगह पे जाके वो है क्या बोलते हैं उसकी प्रॉपर्टी है, अब इधर डिक्री पास हुई और वो जो दूसरा बंदा है ना वो बहुत चालू है, और वो बेच देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, डिस्पोज कर देगा प्रॉपर्टी को, है ना, तो प्रॉपर्टी नहीं रहेगी तो हम एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे बेचारे का, तो वो क्या करते हैं कि पूरी डिग्री को ट्रांसफर करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, है ना, तो वो क्या करते हैं प्रिसेप्ट भेज देते हैं, प्रिसेप्ट एक कागज है, एक आप ये समझो कि रिक्वेस्ट है, कागज भी नहीं है, एक रिक्वेस्ट करने का एक वो है, आपने तुरंत भेज दिया कि, वैसे तो मेरे हिसाब से प्रिसेप्ट को आप एक फोन कॉल समझो तो मतलब एक बहुत लेवल में बताऊं तो फोन कॉल समझो कि साकेत के एक डीजे ने फोन किया डायरेक्ट तुरंत एकदम द्वारका कोर्ट को कि एक काम करो भाई साहब, आप ना वहां पे ऐसे एक आदमी है वहां रहता है, उसका एड्रेस है, फटाफट उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लो, तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने आज ही ऑर्डर किया है और ये आदमी परसों तक भेज देगा, तो आप फटाफट उसे आज्ञा पत्र, अच्छा आज्ञा पत्र, हाँ वही मतलब, अब मैं तो इसे रिक्वेस्ट मानना हूँ, जब पढ़ूंगा तो आपको बताऊंगा आज्ञा पत्र का वो रिक्वेस्ट ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मान लीजिए अगर मैं डीजे हूँ सामने वाला भी डीजे, तो मुझे आज्ञा कैसे दूंगा, आज्ञा मैं दे सकता हूँ, जूनियर डिवीजन को दे सकता हूँ, सीनियर डिवीजन को दे सकता हूँ, अपने छोटे वाले को दे सकता हूँ, मैं बराबर वाले को आज्ञा कैसे दूंगा,
मगर चलो इसमें नहीं जाते, तो आप उसे तुरंत भेज देते हो। आप ओवरऑल आपका जो मतलब के जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्ट वो है कि अगला आदमी प्रॉपर्टी अपने जुडिक्शन से, यानी वो तो ठीक है हिंदी में आज्ञा पत्र लिखा, ठीक है, मैं तो आपको बहुत लेमैन में बता रहा हूँ, मतलब जो आपको याद रहे, मतलब मेरा पर्पज ये है कि पीटी में आपके दिमाग में क्लिक कर जाए, उस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देहाती भाषा है थोड़ी। तो वो आदमी को मतलब ये बंदा आदमी बेच ना दे, प्रॉपर्टी निकल ना जाए हाथ से, पूरा उद्देश्य हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो खत्म ना हो जाए, तो आप इसे टेम्परेरी अटैचमेंट कर लो। तब तक मैं क्या करूंगा कि आप अटैच कर लेना, मैं 2 4 6 दिन में 8 दिन में 10 दिन में डिग्री ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। ये उद्देश्य होता है कि प्रॉपर्टी निकल ना जाए, ये प्रिसेप्ट का मेन काम। अब पढ़ते हैं, तो क्या कह रहा है, कह रहा है अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर, एप्लीकेशन लगाई डिक्री होल्डर ने, डिक्री होल्डर का जैसा बहुत खतरनाक आदमी है, तुरंत बेच देगा, रिसिप्ट दे दो। विच पास द डिक्री, द कोर्ट विच पास द डिक्री में whenever it thinks fit issue a precept to any other court which would be competent to execute such decree to attach any property belonging to the judgment debtor and specified in the precept। तो वही जो मैंने उस डॉक्यूमेंट में बताया ना, उसे तुरंत जाके अटैच कर लीजिए। यही तो कह रहा है ना प्रिसेप्ट, सुन में आगे यही कह रहा है कि भाई जो एग्जीक्यूट करने के कंपिटेंट है उसे तुरंत प्रिसेप्ट भेज देंगे कि ये फटाफट अटैच कर लो। तो क्या नॉर्मल जो बेसिक फॉर्मेलिटीज है बहुत सारी, वो टाइम बच रहा है आपका, वो टाइम बच जाएगा, वो तुरंत अटैच कर लेगा, बाद में मैं भेजता रहूंगा। तो ये कह रहा है प्रिसेप्ट। और क्या कह रहा है दूसरे में, देखो द कोर्ट टू विच अ प्रिसेप्ट इज सेंड shall proceed to attach the property in the manner prescribed in regard to the attachment of property in the execution of decree, तुरंत उसे एकदम अटैच कर लेगा। और लास्ट लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोवाइड दैट नो अटैचमेंट अंडर द प्रिसेप्ट शैल कंटिन्यू फॉर मोर देन 2 months। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 बार बोल रहा हूं तो ज्यादा ही मोस्ट हो गया। तो 2 महीने चलता है प्रिसेप्ट। अब क्योंकि आप इसका उद्देश्य समझ पाए होगे, तो फिर क्या है, उद्देश्य तो ये है ना कि आप अटैच करो और मैं भेजता हूँ, फॉर्मेलिटी हम बाद में पूरी कर लेंगे, पहले काम करो इसे प्रॉपर्टी को अटैच करो। तो अब फॉर्मेलिटी पूरी करने कुछ तो टाइम होना चाहिए। अब आपने ये बोल के उसे अटैच करवा दिया और सालों साल ना करोगे क्या, तो भैया 2 महीने का टाइम दे रहे हैं आपको, 2 महीने के अंदर आप उसको फॉर्मली डिक्री आप उसे वो कर दीजिए, क्या बोलते हैं, ट्रांसफर कर दीजिए, ये तो खत्म हो जाएगा, है ना। तो 2 months unless the period of attachment is extended by order of the court which passed the decree, or unless before the determination of certain attachment the decree has been transferred to the court। तो वही कह रहा है कि या तो वो एक्सटेंड करते अपने ऑर्डर से या फिर ट्रांसफर करते। टेम्परेरी है तो टेम्परेरी तरीके से ही खत्म हो जाता 2 महीने, यही क्वेश्चन है प्रिसेप्ट। तो अब देखो हिंदी में मैं मान लिया कि प्रिसेप्ट को हिंदी में कहते होंगे आज्ञा पत्र, आज्ञा पत्र, मगर ये मोर ओवर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना ये आज्ञा कम रिक्वेस्ट ज्यादा है कि प्लीज इसे एक बार पकड़ो, जल्दी निकल जाएगा यहाँ से टाइप है, ठीक है। तो याद रखना प्रिसेप्ट, अब तो 2 महीना ना भूलोगे आप। 47 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो पूछ लेगा, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है, जो कोर्ट एग्जीक्यूट करेगा अब, है ना, जहां पर डिक्री पहुंच गई है एग्जीक्यूट के लिए, वो कौन कौन से क्वेश्चंस को डिटरमाइन कर सकता है। देखो एक आपको बात बताता हूँ कि क्या होता है, जो कोर्ट डिक्री पास करता है, ट्रायल कोर्ट है, अपीलेट कोर्ट है, कोई भी है, वो मेरिट पे खेलता है, ठीक है। तो आप सबूत लाओगे, वो गवाह लाएगा, फलाना ढिमकाना कर करा के एक कंक्लूजन पे आता है मेरिट पे से कि हाँ जी इसमें ये जीता, ये हारा। ये काम तो उस कोर्ट ने कर लिया, इसने डिक्री पास। जिस कोर्ट को एग्जीक्यूट करना है ना, तो उसको तो सिर्फ ये देखना है कि भैया इस पे इतना पैसा चाहिए रहा है, इससे इतना पैसा कहां से मिल सकता है। 2 ही क्वेश्चन है एग्जीक्यूटिव कोर्ट के पास, उसे तो मेरिट में जाना नहीं है कि पिछले वाले कोर्ट ने क्या करा, वो सही करा कि गलत करा, ये तो अपीलेट कोर्ट करता है सही करा गलत करा, एग्जीक्यूटिव कोर्ट का काम नहीं है। तो इसलिए ऐसे कहा भी जाता है, सेइंग है कि एग्जीक्यूटिव कोर्ट कैन नॉट गो बिहाइंड द डिक्री। आप डिक्री से पीछे क्या हुआ, गवाह सबूत हुए थे, सही से हुए थे, नहीं हुए थे, जज साहब किसके पक्ष में थे, नहीं थे, अच्छे से एविडेंस को अप्रेस किया जज साहब ने, किया नहीं किया। एग्जीक्यूटिव कोर्ट डिक्री से पीछे नहीं झांकता है, वो सिर्फ डिक्री ही देखता है, ये कहावत है, ठीक है। तो मगर फिर भी कुछ तो ऐसे क्वेश्चन होंगे जिन्हें एग्जीक्यूटिव कोर्ट को भी डिटरमाइन करना पड़ेगा। वो कौन कौन से क्वेश्चन होंगे 47 बताता है, इसलिए 47 इंपॉर्टेंट। तो क्या कह रहा है,
all question arising between the parties to the suit in which the decree was passed or their representative and related to the execution. कोई भी क्वेश्चन ऐसा उठता है जो एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है. एग्जीक्यूशन से रिलेटेड क्या हो सकता है कि भैया इसकी प्रॉपर्टी कहाँ है, इसकी प्रॉपर्टी ये है भी कि नहीं है, यही क्वेश्चन उठ गया. वो कह रहा है इसकी प्रॉपर्टी, वो कह रहा है मेरी प्रॉपर्टी नहीं है. एक क्वेश्चन है जी एग्जीक्यूशन से रिलेटेड. डिस्चार्ज और सेटिस्फैक्शन. एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फैक्शन. Satisfaction of the decree shall be determined by the court executing decree and not by a separate suit. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पीटी में बहुत बार पूछी जाती है कि एग्जीक्यूटिंग जो कोर्ट है वो एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सुनता है. ठीक है जी, और ये अलग सूट नहीं करोगे इसके लिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सेक्शन 47 कह रहा है कि इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन उठ रहा है तो एग्जीक्यूटिव कोर्ट ही सुन लेगा. भाई सेटिस्फैक्शन ऑफ डिक्री, डिक्री को सेटिस्फाई करने के लिए क्या क्या क्वेश्चन जो भी उठ रहे हैं, डिस्चार्ज करने के लिए कौन कौन से उठ रहे हैं और एग्जीक्यूशन करने के लिए कौन कौन से उठ रहे हैं, ये तो एग्जीक्यूटिव कोर्ट ही डिसाइड कर देगा. इसके लिए अगर आप कोई सेपरेट सूट करने चले गए तो उस पर बार है ना, उस पर क्या है, बार है. मल्टीपल सूट को अवॉइड कर रहा है. ये भी वही रेस जुडिकेटा है, ये आप समझ लीजिए. रेस सब जुडिस, रेस जुडिकेटा उसी तर्ज पे चल रहा है. प्रिंसिपल वही है कि आप मल्टीपल सूट मत करिए. जो काम इसी में हो जाएगा एग्जीक्यूटिव कोर्ट कर सकता है तो उसके लिए आप बाहर क्यों भाग रहे हो. क्वेश्चन यही पूछता है, ये 3 वर्ड रट लो कि एग्जीक्यूटिव कोर्ट कौन से क्वेश्चन डिटरमाइन करता है. एग्जीक्यूटिव कोर्ट एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, डिस्चार्ज से रिलेटेड और सेटिस्फैक्शन ऑफ डिक्री से रिलेटेड क्वेश्चन. ये आपसे यूकेजी 47 में पूछ लेता है. ठीक है जी. इसके बाद देखो आप, कह रहा है वेयर अ क्वेश्चन अराइज एज टू वेदर एनी पर्सन इज और इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्टी, सच क्वेश्चन सेल फॉर द पर्पज ऑफ द सेक्शन बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट. कह रहा है ये क्वेश्चन उठ जाए, मान लीजिए पार्टी मर गई, क्वेश्चन ये उठ रहा है कि ये उसका एलआर है कि नहीं है. क्वेश्चन ये उठा है ना, तो भाई एग्जीक्यूशन जब कराओगे, पार्टी मर गई तो उसके बच्चे हैं तो उनका प्रॉपर्टी बट गई, ऐसा कुछ है, जो भी एलआर वगैरह है उनसे ही तो चीज एग्जीक्यूट कराओगे. क्वेश्चन उठाया कि वो कह रहा मैं तो एलआर ही नहीं हूँ, वो कह रहा भाई जब एलआर है इसके पास प्रॉपर्टी उसी से ही है. ये क्वेश्चन को डिसाइड कौन करेगा, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट करेगा. तो एग्जीक्यूटिंग से रिलेशन, एग्जीक्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया ना. तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, तो आपको बता दे रहा है कि एलआर से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एलआर से रिलेटेड क्वेश्चन कौन सुनेगा, एग्जीक्यूटिव कोर्ट सुनेगा. एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कौन सुनेगा, एग्जीक्यूटिव कोर्ट सुनेगा. और एक्सप्लेनेशन देखो आप इसकी, और ये वाला पूछ देता है आपको, दोनों ही देख लो भाई, और पूछता दूसरी से. पहला कह रहा है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन अ प्लेंटिफ हुज सूट हैज बीन डिसमिस्ड एंड द डिफेंडेंट अगेंस्ट हुम अ सूट हैज बीन डिसमिस्ड आर पार्टीज टू द सूट. अब सपोज करो ए और बी दो प्लेंटिफ थे और सी और डी दो डिफेंडेंट थे एक मैटर में, मगर कोर्ट ने क्या करा, कोर्ट बहुत तेज था, उसने ए का सूट सी और डी के खिलाफ डिसमिस कर दिया, बी के मगर पक्ष में डिक्री दी. ए का डिसमिस करते उसने बोला नहीं आपका तो नहीं बनता जी, बी का तो बनता है सी और डी पर, आपका नहीं बनता. डिक्री जो पक्ष में बी की आई है. तो ये कहना जो चाह रहा है एक्सप्लेनेशन, कह रहा है कि जब एग्जीक्यूटिव कोर्ट में मैटर जाएगा तो जिन पार्टीज की बात हो रही है उसमें ये ए भी आएगा. भले ही जिस ट्रायल कोर्ट ने जरूर ए को बाहर कर दिया है, मगर एक एग्जीक्यूटिव कोर्ट में भी एक पार्टी माना जाएगा. और ऐसी वाइस वर्सा है. सपोज करो ए और बी का क्लेम बोल दिया कोर्ट ने कि डी पर बनता है दोनों का, सी पर नहीं बनता, इस वाले पर नहीं बनता आपका, तब भी ये एज अ पार्टी सी एग्जीक्यूटिव कोर्ट में आएगा. देखो अब पढ़ो, तेरा फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन अ प्लेंटिफ हुज सूट हैज बीन डिसमिस्ड. तो ए था वो जिसका सूट डिसमिस हो गया था, एंड अ डिफेंडेंट अगेंस्ट हुम अ सूट हैज बीन डिसमिस्ड, सी के खिलाफ डिसमिस हो गया था, हैज बीन डिसमिस्ड आर पार्टीज टू द सूट. तो ये माना जाएगा कि ये लोग सब पार्टी थे. तो एग्जीक्यूटिव कोर्ट में भी कभी जरूरत पड़ेगी तो इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो ये सुन लेंगे. एक ये चीज है. क्वेश्चन बी से बनाना है. क्या कह रहा है, एक्सप्रेशन 2 क्या कह रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन परचेजर ऑफ अ प्रॉपर्टी एट अ सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री shall be deemed to be a party to the suit
इन विच द डिक्री इज पास्ड। अब देखो क्या हुआ, एग्जीक्यूशन हुई, ठीक है। इसमें एक मकान था, उसका एग्जीक्यूशन हुआ। एक बंदे ने, एक केस था ए वर्सेस बी, है ना, और ये प्रॉपर्टी खरीद ली है एक्स नाम के व्यक्ति ने। ये परचेजर हो गया, एग्जीक्यूशन में प्रॉपर्टी बिक रही है, सेल हो रही है, उसका परचेजर हो गया। अब देखो क्या कह रहा है कि परचेजर ऑफ प्रॉपर्टी एट अ सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, तो जो एक्स है shall be deemed to be a party to the suit in which the decree is passed, तो ये भी पार्टी माना जाएगा, इन्हें भी पार्टी मानना है, कह रहे इन्हें भी पार्टी मान लेंगे कि ये भी उस कोर्ट में जिसमें डिक्री पास हुई थी उसकी पार्टी थी। जिस जिसका इंटरेस्ट जुड़ गया एक बार, उन सबको पार्टी मानना है। ये वाला पूछ लेता है कि अगर मान लीजिए परचेजर है, उसने एग्जीक्यूशन में प्रॉपर्टी खरीद ली है, तो क्या उसे भी पार्टी माना जाएगा? यस, ही विल ऑल्सो बी अ पार्टी। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। तो आपको 47 से क्या क्या क्वेश्चन बनना समझ में आ गया। पहला, एग्जीक्यूटिव कोर्ट कौन कौन से क्वेश्चन सुनेगा जी? एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, डिस्चार्ज से रिलेटेड, सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड। इसके लिए अलग से आप केस कर नहीं सकते, बहुत सही बात है। उसका एलआर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है, तब भी एग्जीक्यूटिव कोर्ट सुनेगा। उसका क्या कह रहा है कि किसी भी पार्टी के खिलाफ अगर डिसमिस हो गया था तो उन्हें भी पार्टी मानेंगे, और अगर कोई परचेजर है जिसने सेल में अगर प्रॉपर्टी खरीदी एग्जीक्यूशन में, उसे भी पार्टी मान लेंगे। ये 47 कहता है। ठीक है जी। अब देखो 49 और 50, ये ऐसे सेक्शन है जो आपको सिर्फ जैसे ऐसे पूछते थे ट्रांसफरी कहाँ है, ऐसे पूछेगा ट्रांसफरी कहाँ है जी 49 में। 50 में पूछेगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहाँ है ना। एलआर कहाँ है 50 में। एलआर हमने एक जगह और पढ़े थे, बताओ बताओ कहाँ पढ़े थे एलआर, तुरंत बताओ, एक सेकंड के अंदर मुझे एलआर कहाँ पढ़े थे आपने। विद इन सेकेंड। अरे बहुत गलत हो गया ये भावना जी, बहुत गलत हो गया आपका आंसर। विद इन सेकेंड में आप बिल्कुल 2-3 एक सेक्शन पीछे जा पाएंगे। आपने एलआर को पढ़ा कहाँ है, एलआर की डेफिनेशन कहाँ पढ़ी है? डेफिनेशन पढ़ी थी एक जगह एलआर की। जो आपने 47 में पढ़ा वो तो एलआर से रिलेटेड क्वेश्चन की बात हो रही है। एलआर की डेफिनेशन पढ़ाई थी मैंने आपको, नहीं याद आ रहा ना। 8, 9, 10, 2, 8, 2, 9, 2, 8, 9, 10 था जजमेंट, जजमेंट लेटर, उसका 2-11 में एलआर ही पढ़े थे आपने, है ना। 2-12 में मैथ्स में प्रॉफिट पढ़ा था, तो 2-11 में एलआर मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल गए ना। अब लिख रहे हो, अब मैंने बता दिया तब लिख रहे हो आप 2-11 है। तो 49 में ट्रांसफर ही पूछ लेता है, सिर्फ इतना ही पूछता है, और 50 में क्या है, एलआर है। ठीक है, ठीक है जी। 51 देखो क्या कहता है। 51 बहुत अच्छी बात कहता है। 51 क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। टाइम क्या हो रहा है, मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि ऐसा मुझे ना थक गया बोलते बोलते, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। 1 घंटा 8 मिनट, अच्छा तभी थोड़ा सा ना लगने लगा थोड़ा सा। उफ, 2 मिनट जरा रेस्ट कर लो, जरा थक गया।
चलें जी, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, 5-10 मिनट और खींचते हैं, क्लास खत्म कर देंगे। देखो 51 क्या कह रहा है, 51 कह रहा है अब देखो एग्जीक्यूशन हमने पढ़ा जी, कौन क्वेश्चन डिसाइड करेगा, कौन सा कोड होता है, फर्स्ट टेंस का, फलाना ढिमकाना, काफी कुछ हमने पढ़ लिया। अब 51 कह रहा है कि इन्फोर्स कैसे कराओगे आप एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन कराओगे किन किन तरीकों से, है ना। तो देखो क्या तरीके, ये इंपॉर्टेंट है। 51 कह रहा है सब्जेक्ट टू सेट कंडीशन लिमिटेशन या जो भी दे रखी हो, डिक्री होल्डर जब लगाएगा एप्लीकेशन तो डिक्री के एग्जीक्यूशन कैसे होगा। पहला क्या कह रहा है, डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है, मान लो किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो भाई प्रॉपर्टी डिलीवर कराता है ना, और डिलीवरी तो मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है, ये पकड़ो जी। दूसरा कह रहा है अटैचमेंट एंड सेल, एक ऑप्शन दे रहा है आप अटैच करो एंड सेल करो, और दूसरा कह रहा है और बाय द सेल विदाउट अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। दोनों मोड से ले लिए, तो कह रहा है अटैचमेंट करके सेल करेंगे और सेल कर देंगे बिना अटैच करेंगे, डायरेक्ट सेल कर देंगे। एक होता है पहले अटैच करेंगे उसको, पहले उसको अटैच करेंगे, अटैचमेंट को सर कुड़की बोलते हैं, है ना, हिंदी में अटैचमेंट को कुड़की बोलते हैं क्या, ये अटैचमेंट उसे क्या बोलते हैं, कुड़की। एक बार जरा मुझे कंफर्म करो मैसेज में, अटैचमेंट को क्या बोलते हैं। बड़ा देर लगती है, कोई बताता ही नहीं मुझे कि डायरेक्ट लेके ही बैठे होंगे, कोई नहीं बताता किसमें क्या बोलते हैं। अटैचमेंट को मेरे हिसाब से कुड़की बोलते हैं। तो एक तो क्या करेंगे, अटैच करके सेल करेंगे और सेल कर देंगे विदाउट अटैचमेंट, है ना। और अटैच एंड सेल एक और जगह हमने पढ़ा